नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज मेरे साथ हैं 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर, उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन डॉक्टर हीरालाल जी। हीरालाल जी का जो परिचय है वो बेसिकली उन्होंने समाज सेवा की जो मिसाल पेश की है। उन्होंने मॉडल गांव बनाया है बांदा का डीएम रहते हुए और उस पर लगातार काम कर रहे हैं। किसानों की इन्होंने इनकम दुगना करने की काम की और बहुत सारे इन्होंने काम किए, तो उसी से ही जुड़े विषयों पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि एक आईएएस ऑफिसर जिनके पास काम करने की अपार क्षमताएं होती हैं और अपार संभावनाएं होती हैं, क्योंकि बहुत सारे सर्विसेज ऐसी हैं कि जो जनता से जुड़े काम नहीं कर सकते, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर के पास ये संभावनाएं होती हैं। तो आपने अब तक अपने करियर में इस सर्विस का कितना फ़ायदा आपने लिया और जनता को आपने कितना फ़ायदा पहुंचाया? देखिए, एक आईएएस अफसर जो है वो कुछ भी कर सकता है और उसके पास जो अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, वो असीम है। मैं तो इसको ऐसे मानता हूँ और उस अवसर को जनता की भलाई में लागू करने के लिए लोग कहते हैं कि दिक्कतें हैं और परेशानियां हैं। मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि अगर एक कहावत है, देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। और अगर आपके काम में, आपके रास्ते में रुकावट और बाधा नहीं आती है तो फिर उस काम में ना मज़ा आता है, ना काम में वो इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो रुकावट और बाधा आना ही चाहिए। यहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी की भी भलाई कर सकते हैं। ये एक नेटवर्क है आईएएस का पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। और आप चूँकि व्यवस्था बनाने के टॉप में बैठे हुए हैं, तो अगर आप किसी जनता की भलाई, समाज की भलाई में अगर कोई बात अच्छे मन से अच्छे बात करते हैं तो कोई टालता नहीं, उसको सुनता है और करने का प्रयास करता है। ये इसकी ब्यूटी है। डॉक्टर साहब, जब आप बांदा के डीएम थे तो आपके काम को आज तक वहाँ के लोग याद करते हैं। जिस तरह से आपने वहाँ पे किसानों की इनकम दुगना करने की कोशिश की, आपने जो पानी था वहाँ, जो पानी की पीने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन आपने जो वहाँ पे डैम रिचार्ज किए और लोगों को सिखाया कि कैसे आप वर्षा का पानी जमा कर सकते हैं, और वहाँ से आपने जो खेती बाड़ी का काम कराया वो एक अद्भुत था। वो आपने कैसे उसको एग्जीक्यूट किया? देखिए, ऐसा है कि काम कौन करता है, एक फिलॉसफी ये पैदा हो गई है डिमांड एंड सप्लाई की। गांव में समस्या है, घर में समस्या है तो डीएम ठीक कर दे, एसडीएम ठीक कर दे, कोई दूसरा ठीक कर दे, और जिसकी समस्या है वो ना करे। इससे ना तो समस्या का समाधान होना है और ना ये सही तरीका है। तो हमने इस तरीक़े को बदला। जनता की अगर समस्या है तो जनता ही उसे ठीक करे। एडमिनिस्ट्रेशन का रोल फैसिलिटेटर का, कोऑर्डिनेटर का, मदद करने का। हमने ये जो टॉप डाउन वाला अप्रोच है इसको बदल करके बॉटम अप अप्रोच वाला, पानी जो बचाने की बात थी, पानी की समस्या थी, हमने जनता से बताया कि पानी बचाओ, आपकी समस्या हल हो जाएगी। इसमें जो दिक्कत आएगी वो हम आपकी मदद करेंगे। पानी बचाने में वो लोग बचाने लगे, उनकी जो दिक्कतें आई जिससे कि वो रुक जाते, वो हमने हल किया। रुकने नहीं पाए वो बड़े। इसी तरह से चुनाव में हम लोगों ने, अब देखिए पानी बचने से क्या फ़ायदा हुआ, क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गया। एक बात। दूसरी बात, हमारे देश में गवर्नेंस का एक बड़ी समस्या ये है कि आम जनता और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच बहुत बड़ी खाई और गैप है। तो जनता एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने नहीं चाहती, तो एडमिनिस्ट्रेशन उनको अपना प्रोडक्ट कैसे दे पाएगा, बेच पाएगा। हमने वो खाई को कम किया। उसके लिए क्या बना, मैं देहाती डीएम बना। मैं कहता था मैं किसान का, मैं मतलब वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बन के नहीं गया, उस पूरे ज़िले के परिवार का मुखिया बन के गया। इससे हमारे उनके बीच जो गैप था वो ख़त्म हुआ। पब्लिक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस बढ़ा। डिमांड सप्लाई से हट करके टॉप डाउन के जगह पे बॉटम अप हुआ। सब लोग जिला प्रशासन को अपना मानने लगे, उसमें पार्टिसिपेट करने लगे, ओन करने लगे। पानी बच गया, वोटिंग परसेंटेज बच गया, मेल न्यूट्रिशन ख़त्म हुआ। उससे क्या हुआ, लोगों की इनकम बढ़ने लगी। और जब इनकम बढ़ती है ना तो लोगों को मज़ा आने लगा कि जो आदमी डीएम के नाम से डरता था
डीएम उसके कंधे पे हाथ रख रहा है, उसके साथ ज़मीन पे बैठ रहा है, तो उनको भी लगा कि अपनापन। अपनापन। तो जो प्यार से काम हो सकता है, देखिए देयर आर टू पावर्स, एक डीएम के पास है पावर ऑफ प्यार एंड पावर ऑफ पनिशमेंट। पावर ऑफ पनिशमेंट को लोग यूज करते हैं, इसलिए वो फेल है, गवर्नेंस ठीक नहीं होता। हमने हमेशा पावर ऑफ प्यार को यूज किया, ये मेरी फिलॉसफी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बांदा में रहते हुए ही जब लोगों के साथ आपने काम किया तो आपने वहाँ एक मॉडल गांव का कंसेप्ट दिया, और वो कंसेप्ट आपका आज देश के अन्य राज्यों ने भी एक्सेप्ट किया है उसको, और बल्कि कुछ विदेशों से भी, मैंने जो रिपोर्ट देख रहा था कि कुछ विदेशों ने भी उसको अडॉप्ट किया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए मॉडल गांव जो बांदा में हमने 1.5 साल में काम किया, उससे क्या हुआ, वहाँ की क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ी 18.5%, पानी 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ा, माइल न्यूट्रिशन घटा। ये सब क्या है, ये गांव के विकास के दो तक, हरियाली बढ़ी। हमारे यहाँ पानी बचाना कोई विकास नहीं मानता, हमारे यहाँ हरियाली बढ़ाना कोई विकास नहीं बढ़ाता मानता। तो ये जो जो ये मिसकॉन्सेप्शन है, इसको हम लोगों ने दूर किया। फिर जब हम बांदा से हटे तो ये जो विकास के सारे मुद्दे थे, उनको हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के सहारे एक मॉडल गांव के प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किए, ठीक है। और एक हमारे मित्र आए नाबार्ड के रिटायर्ड सीजीएम, वो उसके प्रेसिडेंट है, मैं उसका ऑनरेरी मेंटर हूँ। आईसीसीआई फाउंडेशन इसको हमें सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, जिससे हम इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरे देश विदेश में लागू करें। ये है क्या, ये कुछ नहीं है। अगर हम ये कहें हमने बहुत तीर मार दिया, तो ऐसा नहीं है। जो महात्मा गांधी का सपना है रिपब्लिक विलेज का, ग्राम स्वराज का, जो उन्होंने थियरी दी है, जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे एक प्रेसिडेंट है, उनका एक पूरा स्कीम थी, वो जो उनकी, उसी को हम लोग जो है ज़मीन पे लागू कर रहे हैं। पूरा का मतलब है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। तो ये जो उन दोनों हमारे महान विभूतियों का जो सोच है, उसको हम ज़मीन पे उतार रहे हैं। उससे गांव वालों को इनकम बढ़ रहा है, गांव वाले लोगों का हौसला बढ़ रहा है, गांव के लोगों में खुशहाली आ रही है। इसलिए चूंकि इसमें कोई निगेटिव नहीं है, इसलिए ये पॉपुलर हो रहा है, हर आदमी इससे जुड़ता है और उसको अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें कोई निगेटिविटी जीरो है। अभी उत्तर प्रदेश में कितने जिले इस मॉडल गांव के तहत आ गए हैं? देखिए मॉडल गांव को हम लोगों ने 20 जनवरी से शुरू किया, उसके बाद कोरोना आ गया था। तो कोरोना पीरियड में हम लोगों ने इस आइडिया को खूब टेक्नोलॉजी के सहारे सबको बताया, ऑनलाइन मीटिंग करके लोगों को पसंद आया। तो उस तरह से देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हर आदमी को पता है कि मॉडल गाँव क्या है, कॉन्सेप्ट ये है। अभी हम लोग पिछले साल से 6 महीने में 5 गांव में इस मॉडल को एक शोकेस करने के लिए डेवलप कर रहे हैं। इस साल हम लोगों का प्लान है कि हम लोग हर मंडल में एक गांव करेंगे। फिर अगले साल इसको हम लोग 75 जिलों में एक ज़िले में एक मॉडल करेंगे। क्योंकि देखिए मॉडल गांव बनाना कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, ये जब तक आदमी का दिमाग नहीं बदलेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, हाँ, तब तक वो नहीं। तो ये लोगों, गाँव के हर व्यक्ति के से मिलना, उसको समझाना, उसका दिमाग बदलना, ये टाइम टेकिंग है। और मेरा ये मानना है, लोग तो बहुत बताते हैं कि 30 साल लगता है, 40 साल लगता है, लेकिन कम से कम मॉडल गांव को विजिबल देखने के लिए मिनिमम 10 साल चाहिए। अभी हमारा 2 साल हुआ है। 2 साल। इसमें जब आपने मॉडल गांव को स्वीकार किया और लोग भी उसको पसंद कर रहे हैं, तो क्या ऐसा भी हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार इसको आधिकारिक तौर पे इसको स्वीकार करे और सरकार इसको इम्प्लीमेंट करे? क्योंकि अभी तो जो आप कर रहे हैं वो एक एनजीओ के तौर पे या लोगों की सहभागिता से कर रहे हैं। हाँ, देखिए ऐसा है, इसमें दोनों सरकार का ही काम हम कर रहे हैं। ये लगता है, देखिए सरकार, अगर आप कहीं पानी बचा रहे हैं तो सरकार भी तो पानी बचाती है। अगर कोई प्राइवेट आदमी पानी बचाता है तो क्या कर रहा है, सरकार का ही तो काम कर रहा है। तो इसी तरह से सरकार कहती है वृक्षारोपण करो। अगर कोई आदमी अपने आप अपने बगीचा में कहीं वृक्षारोपण कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सरकार की। तो हम लोग बाहर से, ये बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। क्या आप इसको यूँ समझिए, जो सरकार का टोटल स्कीम है कि गांव का विकास हो, महात्मा गांधी का, वही काम हम लोग, चूँकि वो नहीं हो पा रहा, कुछ उसमें दिक्कत है, तो वहाँ जो दिक्कतें हम लोग उसको बाहर से पूरा कर रहे हैं। तो हम सरकार के काम का ही सप्लीमेंट करते हैं, और वो भी अपने जो है छुट्टी के समय को, अधिकारी या और जो लोग होते हैं छुट्टी में नहीं करते, तो हमने अपने छुट्टी को एज ए वॉलंटियर ग्रामीण विकास के रूप में इस तरह से लगाया है। और ये पब्लिक पार्टनरशिप का एक बहुत बढ़िया अनूठा उदाहरण है। हाँ, क्योंकि जो आपकी छुट्टियाँ हैं, आप आराम करने की जगह लोगों की सेवा कर रहे हैं। यस।
डॉक्टर साहब आपने एक किताब लिखी है और वो किताब भी बहुत चर्चित हो गई है, डायनेमिक डीएम, यस। और उसमें भी आपने बहुत सारे मंत्र दिए हुए हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर कैसा होना चाहिए, प्रशासनिक क्षमता क्या होनी चाहिए, कैसे आप पद पर रहते हुए लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो उसके बारे में, किताब के बारे में थोड़ा और बताइए। देखिए, डायनेमिक डीएम की जो किताब है वो गवर्नेंस पे आधारित है, सुशासन पे। सुशासन कहाँ कहाँ होता है, मोटे तौर पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है सुशासन, तो हम दो लोग बात कर रहे हैं, यहाँ भी सुशासन हो रहा है, लेकिन अगर इसको कॉन्सेप्ट के रूप में देखा जाए तो सुशासन, गुड गवर्नेंस किससे हम उम्मीद करते हैं? भारत सरकार से। सुशासन हम उम्मीद करते हैं स्टेट गवर्नमेंट से। और सुशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो परिवार होता है। अगर परिवार का सुशासन अच्छा है, उसमें गुड गवर्नेंस है, तो वो परिवार धनी हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। तो मतलब ये है कि ये जो हमने उसमें किताब में गुड गवर्नेंस के बहुत सारे फार्मूले बताए हैं, जो बहुत सारे तरकीब बताए हैं, ये हर घर पे लागू है। हर घर पे लागू मतलब कि हर आदमी पे लागू है। तो कैसे सभी लोग मिलके काम करें। जैसे मान लीजिए एक परिवार है, उसमें 10 लोग हैं, अगर एक आदमी कमाएगा 9 खाएंगे तो परिवार नहीं बने। 10 के 10 कैसे हों? परिवार में पब्लिक पार्टिसिपेटरी अप्रोच से 10 के 10 कमाएं, आपस में भाईचारा हो, सिनर्जी इफेक्ट हो। किताब ये बताती, ये गुड गवर्नेंस है। क्योंकि ये सब परिवार से जुड़ा है, सबसे जुड़ा है, इसलिए इसको जो लोग पढ़ता है ना। अच्छा, एक बात इसके पीछे कारण और है, पीएम, सीएम और डीएम, ये हमारे देश की 3 सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट है, पॉपुलर है और ये सबके जहन में है। तो लोग, चूंकि उस किताब का नाम डायनेमिक डीएम है, तो लोग ये जानना भी चाहते हैं ये डीएम क्या है, कैसे रहता है, क्या करता है, क्या बला है, क्या अधिकार है। तो उस किताब के पढ़ने से लोगों को ये लगता है कि डीएम जो लोग समझते हैं या जो हवा, ये नहीं है। डीएम क्या है? एक जिले का मुखिया है, उस जिले का आप कहिए कि वो उस जिले का एक, जैसे परिवार का एक मुखिया होता है, वैसे वो जिले का मुखिया है। लोग उसको एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, जिले का मुखिया है। जैसे एक मुखिया अपने घर का, परिवार का कल्याण करता है, वैसे उस जिले का मुखिया, उसका ये दायित्व है। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है? अरे वो तो बड़ा पावरफुल है। घर में कोई मुखिया पावरफुल थोड़ी हो, उसमें शक्ति दिखाने की। हाँ, शक्ति, जबकि वो शक्ति दिखाने, जबकि वो दुख सुख का साथी है। वो ये अपने जिले के लोगों का ध्यान रखता है कि किसको कोई दिक्कत तो नहीं है। यस, यही बात हमने किताब में साबित की है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर का कॉन्सेप्ट है ये ठीक नहीं है। वो आपके परिवार का मुखिया है, इसीलिए रात बेरात 24 घंटा किसी को कोई दिक्कत होता है, चलो डीएम के पास। यही जो ये वाली जो बात है, चलो डीएम के पास, इसी बात को मैंने उस किताब में साबित किया है और प्रूफ से साबित किया है, और यही काम मैंने बांदा में करके दिखाया। इसीलिए ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। हिंदी के जो वर्जन है वो 10,000 किताब बिक चुकी है, गुजराती में किताब आ चुकी है, अभी इंग्लिश में आई है 15 दिन पहले, और पूरे देश विदेश में, इंग्लिश से विदेशों में भी ये खूब लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, उसकी चर्चा बहुत हो रही है। डॉक्टर साहब, आप आईएएस ऑफिसर बने, और बहुत सारे हमारे देश के जो युवा हैं उनके लिए एक सपना होता है आईएएस बनना। तो आप जो हमारे युवा बच्चे हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तमाम कोचिंग सेंटरों में हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो हमारे युवा हैं जो सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, मैं तो कहूँगा कि ये मेरी किताब ऑनलाइन, ठीक है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे है, वो 160 रुपये की, 150 की है। इसको पढ़ें तो इस किताब से उनको कई इंस्पिरेशन मिलेगी। क्या कि कैसे बिना पैसे के, बिना किसी के आगे हाथ फैलाए, कैसे ही समाज को जोड़ के, जो समाज की समस्याएं लगता है कि ये तो इसका हल है ही नहीं है, और कैसे निकाला जा सकता है, तो उनके मन में एक उल्लास पैदा होगा। अभी जो लगता है वो पहाड़ है, जो ये मेरी किताब पढ़ लेंगे तो उनको ये लगेगा नहीं, ये पहाड़ नहीं है, इसको तो कोई भी लांघ सकता है। हमने उसमें जो 10-12 केस स्टडी के रूप में लिखे हैं, इसके पढ़ने से ये फ़ायदा होगा, उनका मनोबल बढ़ेगा, और उनके मन में जो डर भय, लोग कहते हैं अच्छा काम करने के लिए पद, पैसा, पावर चाहिए। हमने अपने किताब से ये साबित किया है, लिख करके एग्जाम्पल से, कि अच्छा काम करने के लिए, बढ़िया काम करने के लिए, नया काम करने के लिए ना पद चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना पावर चाहिए। तो चाहिए क्या? एक अच्छी सोच चाहिए, एक अच्छी नीति चाहिए, एक अच्छी नीयत चाहिए, और लगन चाहिए। तो जो किताब पढ़ेगा, ये जो भ्रांतियां हैं, पद, पैसा, पावर चाहिए, डीएम पावरफुल होता है, वो जो निगेटिविटी टाइप की जो एक कॉन्सेप्ट है, वो सब खत्म हो जाएगा, वो सब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, अपने अनुभव से बताइए, क्योंकि ये बात बार बार इस पर डिस्कशन होता है,
और चर्चा होती है कि जो हमारा सिविल सर्विस सिस्टम है हमारे देश में, उसमें बदलाव की ज़रूरत है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। क्योंकि अभी जो आईएएस ऑफिसर होता है, जैसे डीएम का ही हम जिक्र करें, तो डीएम को इतना पावरफुल बना दिया जाता है या इतना पावरफुल हो जाता है कि आम जनता के से वो दूर हो जाता है। तो बार बार ये आती है कि डीएम ऑफिसर नहीं बल्कि जनता का सेवक है। तो वो जो बदलने की बात हो रही है, आपके जो अनुभव हैं उस हिसाब से कैसा होना चाहिए? बिल्कुल ये अनुभव सही है, और ये जनता में जो आम धारणा है वो ऐसे नहीं बनी है। हमारे अधिकारियों के व्यवहार, जैसा हम व्यवहार करेंगे वही तो धारणा बनेगा। कोई किसी को मार के धारणा नहीं बना सकता, ज़बरदस्ती नहीं। जैसा हमारा व्यवहार है ऐसा ही धारणा बनी है। और अगर हम लोग अपने जो अधिकारीगण हैं, अगर हम लोग अपने व्यवहार से, अपने आचरण से इस चीज़ को दूर नहीं करेंगे, तो जो ये बदलता भारत है, टेक्नोलॉजी ने बदलाव को बहुत तेज़ कर दिया है। उसमें दिक्कतें होंगी। हम अगर लोगों की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होगा। और जब किसी चीज़ की वैल्यू कम होगी तो उसका क्या असर होता है हम सभी लोग जानते हैं। इसलिए ये बात सही है कि हमें जनता के बीच जाना होगा, उनके दुख दर्द को समझना होगा और उसे अपना समझ के दूर करना होगा। अगर ये भावना से हम काम नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में और बदलाव की जो रफ्तार है उसमें हम बहुत पिछड़ जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ और अभी जो ट्रेंड देखने में आ रहा है कि जो हमारा युवा है जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर एक क्लास होती है कि जो जब वो बीए कर रहा होता है या ग्रेजुएशन कर रहा होता है तो उसके दिमाग में होता है कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है। लेकिन आजकल जो नई जो टेक्नोलॉजी की आपने बात की है वो दूसरी तरफ जाना चाह रहा है, वो बिजनेसमैन बनना चाहता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहता है, वो लाना चाहता है। उनके लिए क्या आप संदेश देंगे कि अभी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं रोज़गार के लिए और जो संभावना है? देखिए, हम आपको बताएं कि हर आदमी का एक पार्टिकुलर नेचर होता है और कुछ वो नेचर माहौल से बदलता भी है। जैसे कोई आदमी गाना गाने में उसकी बड़ी अच्छी रुचि है, तो आप उससे वो आईएएस बनाओ, उसे मज़ा नहीं आएगा। वो कुछ गाना वाना बजाना मतलब उसका अपनी। कुछ आदमी का सोशल में अच्छा होता है, कुछ आदमी को पैसा ही अच्छा होता है। तो अब जिसको पैसा अच्छा लगेगा वो इंटरप्रेन्योर बनेगा। उसको अगर आप कहो सिविल सर्विसेज में जाओ, नहीं जाएगा। अब मान लीजिए किसी की रुचि है कि नहीं मुझे समाज सेवा करना, तो उसके लिए आईएएस है। तो मेरा ये मानना है कि हर फील्ड, पहले कुछ फील्ड आईएएस और डॉक्टर इंजीनियर ही अच्छा हुआ करते थे। आज के डेट में हर फील्ड बहुत आगे गई है और हर फील्ड में बहुत लोग ऊंचाई पे गए हैं। तो जो कुछ फील्ड डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर की मोनोपोली थी, ये घटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के डेट में वकील भी बहुत अच्छे हुए हैं, बिजनेसमैन में भी बहुत अच्छे, स्टार्टअप में। इस समय जो पहले 2-3 फील्ड सिविल सर्विसेज डॉक्टर इंजीनियर हुआ करते थे, जो 3 फील्ड थे, आज वो 30 से ज़्यादा फील्ड हो गए हैं। और ये एक अच्छी चीज़ है और एक अच्छा, सबको अपने अपने पैशन के हिसाब से काम करने का मौका मिल रहा है, ऊंचाई पे जाने का मौका मिल रहा है। ये एक अच्छा बदलाव है, एक शुभ संकेत है। और मुझे लगता है कि जो टेक्निक आई है उस टेक्निक ने अपार संभावनाएं खोल दी हैं। बिल्कुल सहमत। और जो नए बच्चे हैं वो अगर ज़रूरी नहीं है, अगर वो सिविल सर्विस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो संभावनाएं अपार हैं, किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला, मेरे से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद। हमें आपने ऐसा मौका दिया अपनी बात रखने को, और हम से अच्छे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछने के लिए आपका मैं आभारी हूँ। थैंक यू। धन्यवाद।